मैं रोशन सा स्वागत करता हूं आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट के इस सीयूडी चैनल पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है हिस्ट्री को डोमेन सब्जेक्ट के तौर पे, और 200 मार्क्स का आपका ये डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। और हमारा टारगेट है कि भाई हम इसमें 200 में से 200 पूरे नंबर लेके आए। इसके लिए हमने अब अपनी जो कोशिशें है उसको हमने शुरू भी कर दिया है ना। हमने उस चीज पे वर्क करना भी शुरू कर दिया है। वैसे तो आप सभी के लिए मैंने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट की थी, लेकिन लाइव क्लास अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि अपने पास वो सारी सुविधाएं, वो सारे साधन मौजूद नहीं है। इसलिए अब आपको इस चैनल पे रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वैसे तो मैं आज आप लोगों को करवाने वाला हूं हमारा जो हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ईंटे मनकित तथा अस्थियां। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं। वैसे तो मैंने अपने मेन चैनल पे, आपको मालूम है कि भाई पूरा हिस्ट्री का सिलेबस करवाया हुआ है, 12th क्लास का एनिमेटेड वीडियो है। आप अगर चाहते हैं कि भाई हिस्ट्री में एक भी नंबर ना कटे, तो उस प्ले लिस्ट को तो भाई हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक बार ना एक बार जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस प्ले लिस्ट को देख लेते, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम भाई मचा डालोगे, कर डालोगे तुम सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही। और 200 में से 200 नंबर जो हम लेके आने वाले हैं उसको हम जरूर लेके आएंगे। तो देखिए, वैसे तो इस चैप्टर के ऊपर मैंने लाइव स्ट्रीमिंग जब किया था, लाइव क्लास लिया था, तब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझा भी दिए थे, लेकिन बीच में ही फोन हो गया था स्विच ऑफ, और इस वजह से लाइव क्लास हो गया था बंद, है ना। लेकिन अब रिकॉर्डेड वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। वीडियो प्रॉपर पूरे 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन को देखो। आपने अगर उस वीडियो को देख लिया है तो भी अच्छी बात है, नहीं देखा है तो और अच्छी बात है। आप इस वीडियो को देख के सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी पीडीएफ में और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम समझना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं भाई। देखिए, एक बार वीडियो मेरे को देखना पड़ेगा भाई, अपनी वीडियो जो है वो चल रही है नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आप क्वेश्चन देखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है स्क्रीन पे आपके। क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा के स्थल से प्राप्त अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों के आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में निम्नलिखित विद्वानों का कौन सा वर्ग सफल रहा। अब इस क्वेश्चन को आप समझेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अनाज, एक तो आपको यहां पे फोकस करना है, अनाज के दाने तथा बीजों की खोज से जो इतिहासकार के कौन से वर्ग है जो कि इन सभी चीजों को खोज के हड़प्पा वासियों के खाने पीने की चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, इतिहासकारों के अलग अलग वर्ग होते हैं। कुछ जीव पुरातात्विद होते हैं, कुछ पुरा वनस्पतिज्ञ होते हैं जो कि वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, है ना। इस तरीके से कुछ पुरातात्विद होते हैं जो कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो इसी तरीके से इनके अलग अलग वर्ग होते हैं। अब जैसे कि जले हुए अनाज और बीजों की खोज की मैं बात करूं, तो ये इसका संबंध किससे हो गया? वनस्पति से हो गया, है ना। और यहां पे आप ऑप्शन देखेंगे तो जो सी ऑप्शन दे रखा है आपका, पूरा वनस्पतिज्ञ, इन्होंने क्या किया? जले हुए अनाज और बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों के आहार संबंधित विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी यहां पे क्या हो जाएगा? पूरा वनस्पतिज्ञ सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं हम। हमारा अगला ऑप्शन क्या है भाई? मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे यहाँ पे। चल भाई चेंज हो जा। हाँ जी, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। अब हड़प्पा लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? आप सभी को मालूम है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्योंकि इस लिपि को अभी तक कोई भी विद्वान पढ़ नहीं पाए हैं, इसकी मतलब इसको पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं, इसीलिए इस लिपि को एक रहस्यमय लिपि कहा जाता है ना। तो हड़प्पा लिपि को एक रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी इसको पढ़ने में समर्थ नहीं है, इसको नहीं पढ़ पाए हैं, है ना। तो इस वजह से आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? सही हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता का पालतू जानवर नहीं था? पालतू जानवर कौन सा भाई जानवर पालतू जानवर नहीं था इनमें से? सुअर, गाय, भेड़, बकरी या फिर भैंस? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा गाय। ठीक है, हड़प्पा वासियों का पालतू जानवर कौन सा नहीं था भाई? गाय। गाय उनका पालतू जानवर नहीं था। गाय के हड्डी वगैरह के अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोरदुगई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में स्थित है? सोरदुगई नामक हड़प्पा स्थल, भाई देखो सोरदुगई बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या चीज पता होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो एक नहर,
नहर के साक्ष्य कहां से मिले थे? सोरदुगई से ही मिले हैं। हड़प्पा क्षेत्र में नहर के साक्ष्य कहां से मिले? सोरदुगई से। इसके अलावा जो नीलमणि था, है ना, नीलमणि, तो नीलमणि हड़प्पावासी कहां से मंगाते थे? नीलमणि कहां से मंगाते थे? अफगानिस्तान के सोरतुगई नामक हड़प्पा स्थल से ही मंगाया जाता था। तो ये जो जगह है सोरतुगई, वो अफगानिस्तान में है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जितने बच्चे लगाएंगे भाई बिल्कुल सही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न हड़प्पा स्थल से मनकों को छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। भाई कौन से हड़प्पा स्थल से मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हैं? 4 ऑप्शन दे रखा है, लोथल, चन्हुद्रो, धौलावीरा, उपरोक्त सभी। तो देखिए हड़प्पा स्थल से जो मनके, मनके आप समझते हैं ना, मनके किसे कहते हैं? जो गर्दन में पहना जाता है, मनके महिलाएं खास करके पहनती है, ठीक है, आभूषण है एक तरीके का, ये आभूषण टाइप हो गया है ना मनके। तो मनके जो है वो कहां, मनके में छेद करने के उपकरण कहां से मिले हैं भाई? उपरोक्त सभी, इन सभी जगह से मिले हैं। लोथल जो कि गुजरात में है, चन्हुद्रो आपको पता है पाकिस्तान में है इस समय, और धौलावीरा की आप बात करेंगे तो धौलावीरा भी गुजरात में है। तो इस जगह से हमें मिले हैं मनकों में छेद करने के उपकरण। उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा जी? सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ गया। हड़प्पावासी सोना कहां से प्राप्त करते थे? हड़प्पावासी सोना कहां से मंगाते थे भाई? तो सोना मंगाते थे दक्षिणी भारत से, ठीक है। दक्षिणी भारत में वैसे सोने की जो खदानें हैं स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा रही है। जैसे कि आपने केजीएफ मूवी देखा है ना, KGF, हाँ जी, तो केजीएफ मूवी आपने देखा भाई। केजीएफ क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। अब कोलार क्या है? कर्नाटक में एक बहुत ही फेमस जगह है ना, कोलार, ठीक है। कोलार जो है वो कर्नाटक में बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पे भाई सोने की खदानें बहुत ज्यादा है, इसी के ऊपर केजीएफ मूवी बन गई। और इससे आप याद रख सकते हो कि भाई दक्षिण भारत से जो है सोने की खदानें, मतलब वहां पे ज्यादा थी, तो जाहिर सी बात है कि सोने कहां से मंगाते होंगे? दक्षिण भारत से मंगाते होंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें जी? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पावासियों के लिए कौन सा स्थल तांबे का स्रोत था? तांबे का स्रोत इनमें से कौन सा स्थल था भाई? कहां से तांबा मंगाते थे? तो 2 चीजें याद रखना। एक तो अगर पूछा जाए कि भारत के बाहर किस क्षेत्र से तांबा मंगाते थे, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तब तो भाई क्या नाम बताओगे? ओमान, है ना, ओमान, ठीक है। कहां से मंगाते थे भाई? ओमान से मंगाते थे। अगर भारत से बाहर पूछा जाए तो, लेकिन सिर्फ पूछ ले भाई हड़प्पावासी तांबा कहां से मंगाते थे, तब आप बताएंगे भारत के अंदर कई जगह है, खेतड़ी एक जगह है राजस्थान में, ठीक है, तो यहां से तांबा मंगाते थे। लेकिन अगर खेतड़ी राजस्थान लिखा हुआ नहीं आएगा, खेतड़ी जगह नहीं लिखा आएगा और ओमान आपको दिख जाता है, तब ओमान ही लगाओगे आप, ठीक है। तो ओमान वैसे आपको पता है कि पश्चिमी एशिया का देश है, पश्चिमी एशिया में एक देश है ओमान। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? बहुत आसान है, बहुत आसान। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी भाई? 375 से लेके 400 बीच में, है ना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 375 से लेके 400। लेकिन जो सबसे लंबे अभिलेख, मैं अभिलेख की बात कर रहा हूं, ये भी याद रखना, मैंने लाइव क्लास में भी आपको बताया था। तो सबसे लंबा अभिलेख हमें मिला है, उसमें चिन्ह कितने थे? 26 चिन्ह पाए गए थे। तो ये भी डाटा याद रखना भाई, पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की बाटों का आकार कैसा था? बाट का आकार कैसा था भाई इनका? बाट कैसा था? बाट समझते हैं ना, बट्टा, जिसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जिसका इस्तेमाल होता है सामान को तौलने के लिए, ठीक है। तो ये हड़प्पाई बाट जो थे वो किस पत्थर के बने हुए थे? बने नहीं थे, आकार कैसा था इनका? आकार पूछा है तो ये थे घनाकार, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? घनाकार। अभी देखो मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर आपसे कमेंट में भी मांगूंगा, तो जितने भी बच्चे हमारे सीयूटी वाले चैनल से जुड़े हुए हैं भाई, जरूर से जरूर कमेंट में आंसर बताना भाई। लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन फिर भी कमेंट में तो एक्टिव रखेंगे ही हम आपको। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करना है, आंसर बताना है, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है 10। क्वेश्चन नंबर 10, और 10 क्या है जी? हड़प्पा सभ्यता के बाटों के ऊपरी मानदंड निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे भाई। ऊपरी मानदंड, आपको पता है कि कोई भी बाट अगर होगा, है ना, तो बाट के 2 भाग होंगे, ऊपरी भाग होगा और निचला भाग होगा, ठीक है। तो इसका जो ऊपरी भाग था वो किस मानदंडों का अनुसरण करता था? किस तरीके से ऊपरी मानदंडों को बनाया गया था? तो देखो जी, ऊपरी मानदंड जो है बाट के, वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे।
अब भैया ये दशमलव प्रणाली क्या होता है, तो दशमलव प्रणाली में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्याएं जो है ये दशमलव प्रणाली को दर्शाती है। तो दशमलव प्रणाली के अनुसार ही बनाए गए थे बाट का ऊपरी भाग। चलिए जी, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। अब इसमें से कौन सा जो जगह है वो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये तीनों ही हड़प्पा पूरा स्थल है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बनावली हरियाणा में है, आपको मालूम है। बनावली किस राज्य में है? हरियाणा में है। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। कालीबंगन या कालीबंगा, कालीबंगा भी बोल सकते हैं, कालीबंगन भी बोल सकते हैं। तो कालीबंगन किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है भैया? तो ये है राजस्थान में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है हमारा। आजा भाई 12। सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई। मतलब सिंधु घाटी में, अब यहाँ पे डेट को लेके भाई बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, डेट में कंफ्यूज रहते हैं। मैं कई बार ये कंफ्यूजन क्लियर कर चुका हूं, दोबारा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जी 2-3 डेट है जो कि आपको याद रखना ही रखना होगा। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, अगर सिंपल खोज वाला डेट अगर आपको बताना होगा तो क्या बताओगे? 1921। ठीक है, क्या बताओगे? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। पूरी दुनिया के सामने खोज की घोषणा कब की गई? खोज की घोषणा कब हुई? कब हुई भाई? 1924 बताओगे। ठीक है, ये दो ही डेट है वैसे तो, वैसे ये दो डेट ही, डेट में कंफ्यूज रहते बच्चे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज भी पूछ ले या हड़प्पा सभ्यता की खोज भी पूछ ले, 1921 बता देना, क्योंकि 1921 में ही आप सभी को मालूम है दयाराम साहनी, है ना, दयाराम साहनी जी ने क्या किया था? कहां से मोहरे खोज निकाली थी? हड़प्पा से मोहरे खोज निकाली थी जी। ठीक है, 1921 में। तो सबसे पहले खोजा गया जो जगह था वो हड़प्पा था, इसीलिए इस जगह का जो नामकरण है वो हड़प्पा नामक जगह के आधार पर सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा रखा गया था। आप सभी को मालूम है ये बात। ठीक है, तो 1921 में खोज हुई। 1924 में पूरी दुनिया के सामने खोज की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? घोषणा किसके द्वारा की गई थी जी? जॉन मार्शल। ठीक है, ये उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। 1924 में इन्होंने ही खोज की घोषणा की थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई भाई? कमेंट में बताओगे ये बात मेरे को, सभी बताएंगे मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, कमेंट में बता देना। जिन बच्चों को नहीं मालूम कमेंट बॉक्स में जाओ पता कर लो भाई। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी? किसकी पूजा भाई हड़प्पा सभ्यता में नहीं की जाती थी? इंद्र की पूजा नहीं करते थे, या फिर आर्द्र शिव, प्रकृति की, या फिर मातृदेवी की? देखिए जी, आर्द्र शिव आपको पता है कि भाई एक मोहर पे एक व्यक्ति को आलती पालती मारे हुए दिखाया गया, उसके चारों तरफ बहुत सारे जानवरों ने घेरा लगा रखा है, तो वो आर्द्र शिव थे हमारे, है ना। प्रकृति की पूजा तो भाई पेड़ पौधों की पूजा भी वो करते थे। मातृदेवी आपको पता है कि एक औरत स्त्री की मूर्ति मिली है जो कि आभूषणों से लदी हुई पाई गई, है ना। तो ये मतलब वो कौन थी? मातृदेवी थी उनकी, है ना। तो मातृदेवी की भी पूजा ये करते थे, यानी कि यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है इंद्र। ठीक है जी, इंद्र की पूजा उस समय हड़प्पावासी नहीं करते थे। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किसने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई? है ना, किस चीज ने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में? तो मोहरों पर उत्कीर्ण एक विशेष लिपि के चिन्ह। देखो यार, लिपि से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, तो इससे तो भाई हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ नहीं पता चलता, है ना। तो लिपि को तो हटा ही दो भाई। मोहरों पर सामान्य रूप से बने जानवरों के चित्र, बिल्कुल भाई, जो जानवरों के चित्र है उससे काफी कुछ पता चल जाता है ना। लेकिन अधिक सहायता किसने पहुंचाई ये पूछा गया है, अधिक। ये वर्ड पे ध्यान देना भाई, एमसीक्यू का खेल यही है। एमसीक्यू में ना आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और पूछा क्या गया है, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन दो सही लग रहे होते हैं। अब दो सही क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना भाई। पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं कि अधिक सहायता किसने पहुंचाई, है ना। सिलखड़ी की हड़प्पाई मोहरे और उपरोक्त सभी। तो देखिए मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन सी के साथ। जो सेलखड़ी, सबसे ज्यादा जो हमें सहायता मिली है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने में, वो सेलखड़ी नामक जो हड़प्पाई मोहरे हैं,
जो सेलखड़ी नामक मतलब पत्थर पे जो हड़प्पाई मोहरे बनाई जाती थी, इसी से पता चला है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी। देखो जी, हड़प्पा सभ्यता की बात की गई है, यहाँ पे हड़प्पा नामक जगह की नहीं बात की गई है ना। अगर सिर्फ हड़प्पा नामक जगह आपसे पूछी जाती है, भाई हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सभ्यता अगर वर्ड नहीं होता, सिर्फ हड़प्पा पूछा जाता, तब तो रावी नदी बता देते। जो हड़प्पा नामक जो जगह है ना, वो रावी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब क्या बताओगे जी, सिंधु, है ना। वैसे सिंध यहाँ पे लिखा है सिंधु नदी, ठीक है जी। सिंधु नदी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो एरिया था, सिर्फ हड़प्पा नहीं, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, चंदुद्रो, बालाकोट और दूसरे सारे जगह की बात कर लोगे तो कुल मिला के ये जो सभ्यता था वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ये सभ्यता है ना, सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ था। तो सिंधु नदी आपका क्या हो जाएगा जी, सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशेषता थी। हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशेषता क्या थी, ठीक है। चाक पर किए गए काम, चाक आप समझते हैं चकिया, चकिया मतलब कि वो मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए जो चकिया इस्तेमाल किया जाता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, चाक, ठीक है। शिल्प उत्पादन, शिल्प उत्पादन का मतलब क्या होता है, हाथों से जो चीजें बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शिल्प उत्पादन बोलते हैं, ठीक है जी। भोजन पकाने की तकनीक, भोजन पकाने की तकनीक समझते ही है, उस समय किस पे भोजन पकाते होंगे, चूल्हे पे पकाते होंगे भाई, वो आग वाला जो चूल्हा होता है ना, मिट्टी का जो चूल्हा होता है, ठीक है। नियोजित जल निकासी प्रणाली, तो ऑप्शन डी लगा दो भाई, ऑप्शन डी पे मोहर लगा दो, नियोजित जल निकासी प्रणाली, यही सबसे अनोखी विशेषता थी हड़प्पा वासियों की, सबसे अनोखी विशेषता, ठीक है, नियोजित जल निकासी प्रणाली। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। विशाल स्नानागार का आकार क्या था, विशाल स्नानागार का आकार पूछा है भाई, आकार कैसा था विशाल स्नानागार का, तो ये एक आयताकार जलाशय था, है ना। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्ग वाला एरिया था, कहां से मिला है भाई, ये संरचना कहां से पाई गई है, हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्ग वाला एरिया था, दुर्ग वाले एरिया से इसकी संरचना मिली है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इसका इस्तेमाल जो था वो अनुष्ठानिक कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता था। पूजा पाठ वाले दिन लोग आते थे, डुबकी लगाते थे इसमें, है ना। और इसका आकार कैसा था भाई, आयताकार था, आयताकार जलाशय था ये। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता की शिल्प ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र। शिल्प ज्ञान या शिल्प उत्पादन भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, शिल्प उत्पादन। तो शिल्प उत्पादन का मतलब आपको मैंने पहले बताया कि भाई हाथों से चीजों को बनाना क्या कहलाता है, शिल्प उत्पादन कहलाता है। हड़प्पावासी भाई कुशल शिल्प उत्पादक थे, हाथों से बहुत अच्छी चीजें बनाते थे। और शिल्प उत्पादन का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो था चंदुद्रो। सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का काम कहां होता था, चंदुद्रो। मात्र 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है शहर, बहुत ही छोटा 7 हेक्टेयर में फैला हुआ शहर। मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ शहर, बहुत विशाल का शहर था। लेकिन चंदुद्रो जो था वो सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता में प्रोडक्शन का काम करता था, शिल्प उत्पादन का काम यहाँ पे सबसे ज्यादा होता था, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 19वां, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां क्या है ना। तो यहां पे मूर्तियां, मनके, मुहरे या फिर बाट, सर्वोत्तम कलाकृति। देखो मनके और मोहरों में से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। मनके भी भाई उनकी सर्वोत्तम कलाकृति थी, और मनके जो है वो एक महत्वपूर्ण मतलब काम समझा जाता था, और अलग अलग आकार के मनके वगैरह बनाते थे। आप इन दोनों में से, वैसे मोहरे भी मेरे को सही लगता है, क्योंकि मोहरे जो है आज भी सुरक्षित है, और सबसे ज्यादा जानकारी हमें हड़प्पाई मोहरों से ही पता चलता है, ठीक है। तो मैं मोहरों के साथ जाना चाहूंगा। बाकी अगर आपको मनके लगता है तो मनके भी आप लगा सकते हो, ठीक है। आप एक बार आंसर देख लेना, अगर आपको दोनों में से कोई आंसर आपको लगता है कि हाँ भाई ये 100% सही है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैं मोहरों के साथ जाना चाहूंगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे। शंख से बनी हुई वस्तुओं के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध था भाई। अब शंख आपको पता है, शंख कहां मिलेगा भाई, समुद्र किनारे के आसपास मिलेगा। और हड़प्पा सभ्यता में 2 ऐसे केंद्र थे, है ना। जैसे कि आप नीचे की तरफ देखोगे, नीचे वाला हमारे एरिया है हड़प्पा अपने इंडिया का, ठीक है।
तो इंडिया का ये जो नीचे वाला एरिया है, आपको पता है कि इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यहाँ पे अपना एक लोकेशन है बालाकोट। बालाकोट, तो ये बालाकोट जो है समुद्र किनारे स्थित है भाई, यहां से शंख मिल सकता है। दूसरा आप देखेंगे नागेश्वर, इधर नागेश्वर कॉर्नर पे नागेश्वर है, ठीक है ना। तो नागेश्वर जो दूसरा जगह है, नागेश्वर भी समुद्र किनारे स्थित था, और ये दो ऐसे जगह थे जहां से शंख मंगाते थे। यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, बालाकोट, कटक, पाटलिपुत्र, इसलिए तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बालाकोट। बालाकोट से मंगाते थे शंख। नागेश्वर ऑप्शन दिखता है तो नागेश्वर भी लगा देना, दोनों ऐसे जगह थे जहां से हड़प्पा वासी शंख मंगाते थे, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन आ चुका है, कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है। कपास पैदा करना सबसे पहले कहां के लोगों ने शुरू किया भाई, कहां के लोगों ने शुरू किया, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही। भाई कपास की खेती सबसे पहले कहां के लोगों ने शुरू की, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने शुरू की। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 22वां क्वेश्चन, हड़प्पा के नगरों का सबसे अनूठा पहलू। अब देखो जी फिर से अनूठा पहलू वाला क्वेश्चन आ गया है कि हड़प्पा नगरों के सबसे अनूठा पहलू डैश का विकास था, ठीक है। किस चीज का विकास था सबसे अनूठा पहलू हड़प्पा सभ्यता का, पक्की सड़कों का विकास, नियोजित जल निकासी प्रणाली, कच्ची ईंटों का प्रयोग, शहरी केंद्र। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है नियोजित जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी नियोजित जल निकासी प्रणाली। आपको पता है कि भाई गलियों के साथ क्या बनाते थे, नालियां, और गलियों और नालियों को इस तरीके से बनाते थे कि वो एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए निकलती थी, है ना। इसको कौन सी पद्धति बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्रिड पद्धति, ठीक है जी। ग्रिड पद्धति में बनवाते थे ये सारा कुछ, सारी चीजों का निर्माण कौन सी पद्धति में होता था, ग्रिड पद्धति में होता था। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, सेलेक्ट किया, आगे बढ़ गए। हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार कैसा था, बाटों का आकार आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, बाटों का आकार था घनाकार, ठीक है जी, घनाकार रिपीट हो गया है, माफी चाहूंगा इसके लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूमिखंड के आवासीय मलबों को डैश कहते हैं। भूमिखंड के जो आवासीय मलबे हैं उसको क्या कहा जाता है ना। जैसे कि जब खनन करते हैं इतिहासकार, तो खनन करते हैं ना, जमीन के नीचे से अलग अलग लेयर्स मिलते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ 2600 ईसा पूर्व के आसपास, आज से लगभग 4600 साल पहले। फिर उन्होंने लगभग यहाँ पे 700-800 साल तक रहे किसी एरिया में, उस एरिया को उन्होंने त्याग दिया और कहीं और चले गए। यहाँ पे बाढ़ भूकंप किसी वजह से इस एरिया को त्याग दिया। फिर कुछ 200 साल 500 साल बाद क्या होता है, यहाँ पे दूसरे लोग आते हैं, उसी के ऊपर घर वर बना के वो जो मलबे वलबे थे उनको भर देते हैं और घर बना के रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। तो नीचे वाला एक नया लेयर, एक लेयर बन गया वहां पे। फिर नए लोगों ने घर बनाया, फिर कुछ समय बाद उन लोगों ने भी त्याग दिया, फिर बाद में नए लोग आए, उन्होंने फिर से घर बनाया। तो इस तरीके से अलग अलग क्या बनता चला जाएगा, लेयर बनता चला जाएगा मलबों का, है ना। तो इसी को इतिहासकार ये भूमिखंड के जो आवासीय मलबे जो होते हैं, लेयर जो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टीला बोलते हैं, टीला, है ना। और इन टीलों से इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है भाई हमें इन टीलों से, समझ रहे हो, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आप आंसर बताएंगे भाई, इसको बोलते हैं टीला, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 25वां, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें डैश पत्थर की बनी हुई थी। भाई कई बार बता चुका हूं, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो सेलखरी नामक पत्थर से बनाई गई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थल भागों में परिवहन का साधन समता डैश थी। मतलब स्थल भागों में या स्थल मार्ग में अगर मैं बात करूं तो जहां पे मतलब इस जो परिवहन का जो साधन है वो स्थल मार्ग होता था, वहां पे परिवहन का सबसे बढ़िया साधन क्या माना जाता था, ऊंट को, घोड़ा को, बैलगाड़ी को या फिर हाथी को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बैलगाड़ी। देखो जी प्राचीन काल में अगर मैं बात करूं भाई ऊंट का इस्तेमाल, तो ऊंट का इस्तेमाल रेगिस्तानी भागों में कर सकते हो, बस रेगिस्तानी भागों में होता है। घोड़े का इस्तेमाल, भाई घोड़ा महंगा है, घोड़े पे एक व्यक्ति बैठेगा, ठीक है, या दो व्यक्ति बैठेगा ज्यादा से ज्यादा। बैलगाड़ी मतलब गाड़ी टाइप का है, बैल, दो बैल उसको खींच रहे, उसपे अनेक लोग बैठ सकते थे, सस्ता भी होता था ये। तो बैलगाड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता था उस समय, ठीक है जी। परिवहन का सबसे सस्ता साधन और बढ़िया साधन कौन सा था, बैलगाड़ी था। स्थल मार्ग की बात कर रहा हूं, जल मार्ग तो भाई बैलगाड़ी से भी ज्यादा सस्ता होता था जल मार्ग, और जल मार्ग को लोग इस्तेमाल करना पसंद भी करते थे, है ना। लेकिन ज्यादातर व्यापार के लिए उसका इस्तेमाल होता था, जब ज्यादा भारी सामान लेके जाना है, ज्यादा दूर लेके जाना है तब, ठीक है जी। चलिए जी
अगला क्वेश्चन आ चुका है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण डैश ईसा पूर्व से डैश ईसा पूर्व है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, चलो जी कमेंट बॉक्स में बता देना भैया। जो 27वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण डैश से डैश है। सभी बच्चे मेरे को कमेंट में बताएंगे, ये है हमारा 27वां क्वेश्चन, ठीक है जी, 27वां क्वेश्चन। 1 मिनट जरा देखना पड़ेगा, फिर कहीं वीडियो बीच में ही बंद हो जाए, फोन भी स्विच ऑफ हो सकता है मेरा। चलो जी, अभी तो सब सही चल रहा है, 10% बैटरी भी है अपने फोन में, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये 27वां क्वेश्चन था हमारा। 28वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के पुरोहित राजा के संदर्भ में पुरातात्विदों के अनुसार दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मतलब जो पुरोहित राजा थे, पुरोहित राजा आप समझते हैं, एक पत्थर की मूर्ति मिली है ना, जिसको पुरोहित राजा की संख्या इतिहासकारों ने दी है। आप लोगों ने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो ये जो पुरोहित राजा के बारे में यहाँ पे जो कथन दे रखे हैं, इन कथनों पे हमें विचार करना है और कौन कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। ठीक है, तो पुरोहित राजा राजनीतिक सत्ता रखता था, बिल्कुल भाई ये तो सही लग रहा है मेरे को। पुरोहित राजा के पास राजनीतिक सत्ता रहता होगा, वही शासन व्यवस्था को चलाता होगा। वह मेसोपोटामिया के इतिहास से संबंधित था? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, इसका संबंध मेसोपोटामिया के इतिहास से वैसे हाँ, राजा जो थे मेसोपोटामिया में भी थे, वहां पे भी शासन राजाओं का था, तो मैं कह सकता हूँ हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसका संबंध जो है मेसोपोटामिया के इतिहास से रहा होगा। वो हड़प्पा के धर्म से संबंधित था, बिल्कुल भाई, पुरोहित लगाए यानी कि इसका संबंध हो सकता है धर्म से भी रहा होगा। उसका सत्तावादी विधान हड़प्पा के पतन के कारणों में से एक हो सकता है, यानी कि उसके जो नियम वगैरह जो थे, उसने जो नियम बनाए वो हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण हो सकता है। ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, बाकी ऊपर के मेरे को 3 सही लग रहे हैं। तो ऐसे ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में मतलब दिया होगा पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा सही है, या फिर मतलब चौथा दूसरा सही है, ऐसे करके ऑप्शन दिया होगा, तब जाके आप आंसर लगा देना। यहाँ पे वैसे तो पहला दूसरा तीसरा 3 सही लगे मेरे को। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, हड़प्पा की भरण पोषण नीति के संदर्भ में, भरण पोषण मतलब वही खान पान की बात हो रही है, नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है जी, मतलब हड़प्पा सभ्यता के आहार संबंधी विषय के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है, मतलब क्या खाते थे, किन चीजों का खाने में इस्तेमाल करते थे, ऐसे आपको क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो जी, पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि पुरातात्विक जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे। बिल्कुल भाई, ये तो सही है, ये तो भाई बिल्कुल सही है, हमने स्टार्टिंग में बात कर ली। दूसरा क्या, प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञों ने हड़प्पा के स्थलों से अनाज के दानों जैसे मोटे अनाज, जौ आदि पाए। बिल्कुल भाई, ये भी सही है। ठीक है, मतलब जो वनस्पतिज्ञ होते हैं, प्राचीन वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले जो विद्वान होते हैं, उन्होंने इन दानों को खोज निकाला। पुरातात्विदों के अनुसार पशु पाले जाते थे। बिल्कुल भाई, पशु तो पाले जाते थे वहां पे भाई, पालतू जानवर, वैसे जानवर पालतू भी थे और शिकार करके भी प्राप्त करते थे। ठीक है, दोनों तरीके से प्राप्त होता था। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है 30, हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण क्या था? हड़प्पा बस्ती यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ भाई? अत्यधिक बाढ़, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बहुत आसान था ये तो, बहुत ज्यादा आसान था ये, बहुत ज्यादा आसान। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुओं की संख्या कितनी थी भाई? मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी? चलो जी 31वां को भी कमेंट में रख लेते भाई, कमेंट में बता दो, बहुत आसान है, सभी को मालूम होगा, सभी बच्चे को मालूम होगा। सीयूटी की तैयारी कर रहे हो और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो भाई फिर तो देख लो यार, सीयूटी भाई क्रैक नहीं कर पाओगे तुम, हो ही नहीं पाएगा तुमसे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। देखो भाई, कथन कारण वाले आपके सीयूटी में भी आ सकते हैं, तो बड़े ही ध्यान से देना भाई, इसमें थोड़ा सा बुद्धि चाहिए, दिमाग है जिनके पास कर देंगे भाई, पूरे नंबर ले लेंगे इसमें। तो देखो, दुर्ग एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया, दुर्ग को एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया, है ना। जब कथन और कारण वाला क्वेश्चन कर रहे होगे, बहुत ही ध्यान से कथन को पढ़ना है, पहले देखना है कि कथन सही है या नहीं। ठीक है, फिर कारण को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, देखना है सही है या नहीं, फिर दोनों में रिलेशन भी देखना है कि दोनों में रिलेशन बन पा रहा है या नहीं। उसके बाद ऑप्शन पढ़ना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। दिमाग को रखना है ठंडा। बच्चे बहुत रहते हैं हुलबुल हुलबुल,
हुलबुल हुलबुल समझते हो ना, दिमाग जो होता है वो सही से वर्क नहीं कर रहा होता है बच्चों का। तो इसीलिए दिमाग को जितना शांत रखोगे जिंदगी में उतना ही आगे जाओगे, और जितना हुलबुल हुलबुल जल्दबाजी करोगे काम उतना ही खराब हो जाएगा। चलो जी देखो, कथन है दुर्ग एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया, दुर्ग को एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया। बिल्कुल भाई, जब वीडियो बनाया मैंने चैप्टर की तो छोटा भीम का एग्जाम्पल दिया, जहां पे महाराजा इंद्रवर्मा का घर बहुत ऊंचाई पे बनाया गया था, वही दुर्ग है ना। तो दुर्ग ऊंचे पे बनाया जाता था, बिल्कुल सही। कारण दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी हुई थी। तो बिल्कुल भाई, दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बनी हुई थी, इस वजह से भी इसकी ऊंचाई ज्यादा थी। तो इस हिसाब से देखोगे कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पे करता हुआ प्रतीत होता है। डी वाला ऑप्शन लगा दो, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है, ये आंसर आपका हो जाएगा सही। चलो जी 33, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की मैं बात कर लूं, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे, एक सेकेंड, जैसे कि आप अगर इंडिया के मैप को आप देखेंगे, है ना, इस तरीके से आपका ए वाला एंगल, बस ये वाला एंगल मैं बना देता हूं, इधर का एंगल बस मैं बना देता हूं, पूरे मैप की अपने को जरूरत नहीं है, वैसे पूरा मैप भी मैं ठीक ठाक ही बना लेता हूं। तो ये आपका पाकिस्तान है भैया, इधर पाकिस्तान है, इधर आपका जैसे यहाँ पे आपका पंजाब है ना, पंजाब के इधर साइड में क्या है हमारा हड़प्पा है, ठीक है। इधर आ जाएंगे, इधर की तरफ आपका मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, लगभग लगभग इधर की तरफ ही है, थोड़ा ऊपर हो सकता है मोहनजोदड़ो। तो ये दोनों ही लोकेशन अभी आप देखेंगे तो किस में है भाई, किस देश में है, ये दोनों ही लोकेशन वर्तमान पाकिस्तान में चले गए हैं, पाकिस्तान में चले गए दोनों लोकेशन, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, 34, नीचे कथन और कारण वाला क्वेश्चन फिर से आ गया भाई। कथन क्या दे रखा है, बता दिया कैसे सॉल्व करना है। कथन है दुर्ग को किले बंद किए जाते थे। बिल्कुल भाई, जो दुर्ग होता था ऊंचाई पे बनाया जाता था, राजा महाराजा रहते थे, तो जाहिर सी बात है कि किलेबंदी करना जरूरी है ताकि सुरक्षित रहे, है ना। अब दुर्ग की किलेबंदी की जाती थी, फोन स्विच ऑफ तो नहीं हो गया यार, देखना पड़ेगा। चलो सब सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है भाई। तो दुर्ग की किलेबंदी की जाती थी, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या था कि दुर्ग पर ऐसी संरचनाएं प्राप्त हुई है जिसका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया गया था। बिल्कुल भाई, दुर्ग पर आपको पता है दो ऐसी संरचना बनाई गई थी जिसका इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्य से होता था, मतलब ऐसी चीजें वहां पे थी जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते थे। जैसे कि एक माल गोदाम, क्या मिला था, माल गोदाम, है ना, जिसमें माल मतलब जो अनाज है उसको स्टोर करके रखा जाता था। और एक आपको पता है क्या मिला, स्नानागार, है ना, स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार जिसका इस्तेमाल सभी कर सकते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही सही है और दोनों में रिलेशन भी बन रहा है, दोनों में दुर्ग की बात हो रही है, दुर्ग की ही बात हो रही है, दोनों में रिलेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। तो मैं कौन सा ऑप्शन लगा दूंगा भाई, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, हड़प्पा सभ्यता किन किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता का किन किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। देखो भैया, हड़प्पावासी इंडिया वाले हम, तो उस समय मेसोपोटामिया के साथ, पश्चिमी एशिया के जो देश थे उनके साथ संबंध हमारे थे। मतलब हड़प्पावासियों का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था। तो पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश आ जाएंगे भाई, पश्चिमी एशिया आप देखोगे तो पश्चिमी एशिया में हमारे जो देश आ जाएंगे वो है इराक, ईरान, मिस्र आदि, ये सारे देश। चीन, जापान ये सब नहीं है, ये सब भी नहीं, ठीक है। रूस, मंगोलिया वगैरह नहीं, ये तो ऊपर की तरफ आ गया आपका। इटली तो भाई यूरोप में आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दे रखा है, ईरान, इराक, मिस्र, ये सही हो जाएगा। इराक यानी कि मेसोपोटामिया, ईरान यानी कि आपको पता है अभी का जो मध्य एशिया में ही देश पड़ जाता है। मिस्र की भी मैं बात करूं तो ओमान, मिस्र एक ही तरफ है, उसी तरफ है। तो मिस्र वालों के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, जिन बच्चों को भी लगता है कि रोशन सा स्टडी, मेरे ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर भरोसा रख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे थोड़े उतावले हो रखे हैं कि भैया वीडियो नहीं आ रहा है आपके चैनल पे, वीडियो आप बना नहीं रहे हो जितनी तेजी से हमें चाहिए उतनी तेजी से। क्योंकि यार समस्याएं थी, अभी तक मैं एनिमेटेड वीडियो बनाता था, पीडीएफ के थ्रू पढ़ाता था, अब बोर्ड लिया है, सेटअप करने में, चीजों को संभालने में, बहुत सारे टीम को मैनेज करने में टाइम लगता है थोड़ा, इस वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा था।
पर मेरे को लगता है कि मेरे को आप लोगों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आप लोगों के लिए काम करना चाहिए, और वो मैं जरूर करूंगा, है ना। मैं अपने सब्जेक्ट में पूरा 100% दूंगा, मैं अपना 100% तो दूंगा ही दूंगा। मेरे को मेरी टीम का भी पता है, ये जो मैंने जो टीम बनाई है, मेरे को अपने टीम पे भी भरोसा है कि जो भी टीचर्स है वो अपना 100% जरूर देंगे। बस आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार दिखाएंगे, जरूर वो टीचर्स भी आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में आप अपनी हेल्प जरूर दे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, इससे पहले वाला करवा दिया ना सर? हाँ, ये नहीं करवाया, चलो जी देखते हैं। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, कथन क्या है? आद्य शिव को पशुपति नाथ भी कहा जाता था। पशुपति नाथ यानी कि जो पशुओं का स्वामी जो हो, तो आद्य शिव यानी कि शिव देवता पशुओं के भी स्वामी माने जाते हैं, है ना। ये बात बिल्कुल सही है। मृण मूर्ति आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्ति है। मृण मूर्ति बिल्कुल भाई आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्ति है, लेकिन आप देखो कि इसमें दोनों में से कोई संबंध नहीं बन रहा है ना। ऊपर शिव देव की बात हो रही है, नीचे मातृ देवी की बात हो रही है, मृण मूर्ति की बात हो रही है, यानी कि जो हमारी आभूषणों से लदी हुई जो नारी थी उसकी बात हो रही है। दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, लेकिन दोनों है सही। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ये आपका सही आंसर होगा भाई इसमें, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पानी पीना पड़ेगा मेरे को। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन, कनिंघम। जनरल कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। कब बने थे? कब बने थे? 1875 में बने थे, ठीक है। इनको भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक भी माना जाता है। भारतीय पुरातात्विक के ये जनक भी माने जाते हैं, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं, तो ये चीज भी याद रखना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, फिर से कथन और कारण वाला आ गया है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, मोहरों पर मिले एक सिंग वाले जानवर को एक श्रृंगा कहा गया। बिल्कुल भाई, मोहरों पर जो एक सिंग वाला यानी कि एक सिंग वाला जानवर मिला है जिसका एक सिंग है, उसको क्या कहा गया? एक श्रृंगा कहा गया। बिल्कुल भाई, ये आपने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में। एक श्रृंगीय धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। देखो जी, इसके बारे में एनसीईआरटी में मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कुछ भी कि एक श्रृंगी जो है वो धौलावीरा से प्राप्त हुए। मेरे को कोई खास जानकारी नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूं, पर जो कथन है वो बिल्कुल सही है, तो मैं केवल कथन सही है ये वाला ऑप्शन लगा देता हूं, ठीक है। ये चीज भाई आप देखेंगे मेरे ख्याल से नहीं है, बुक में भी कहीं नहीं दे रखा है, तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूंगा। केवल यहाँ पे क्या है? कथन सही है, बस ये लगा दो, काफी है, सही हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। संघ से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। देखो जी, संघ से बनी हुई वस्तुओं का प्रमुख केंद्र। अब इससे पहले ये पूछा गया था कि शंख कहां से मंगाते थे, तो बालाकोट आपने ऑप्शन लगाया था, लेकिन यहाँ पे देखो कि बालाकोट ऑप्शन है ही नहीं। संघ से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र नागेश्वर, चंदोदर और राखीगढ़ी, हड़प्पा, तो कौन सा केंद्र था भाई? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाओगे? नागेश्वर लगा देना भाई। नागेश्वर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आ चुका है, फिर से कथन और कारण वाला है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या दे रखा है? कथन दिया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे होगा, यहाँ पे कनिंघम थे ऐसा होगा, ठीक है, कनिंघम थे। कारण, जनरल कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। बिल्कुल भाई, ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत है। कारण तो बिल्कुल गलत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे, ये सही हो जाएगा। यानी केवल कथन सही है यहाँ पे, ठीक है। केवल क्या सही है? कथन सही है, कारण गलत दे रखा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, लेकिन उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल, ठीक है जी। चलो जी 41वां क्वेश्चन आ गया है। दिए गए चित्र को पहचानिए तथा नाम लिखिए। भाई ये चित्र देख सकते हैं, बोंदू सा एक व्यक्ति है, बोंदू चलो कोई भी हो, होठ लेकिन बहुत ज्यादा निकला हुआ है, सर पे बाल भी है, चलो राजा की तरह पोशाक भी पहन रखा है ना। कौन है भाई ये? कौन है ये? कौन है? पुरोहित राजा है, ठीक है जी। कौन है? पुरोहित
राजा। ठीक है, तो आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है, एनसीईआरटी बुक में ये चित्र देखा भी होगा। किसका चित्र है? पुरोहित राजा का चित्र है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? जॉन मार्शल ने, आर एम व्हीलर ने, कनिंघम ने, राखालदास बनर्जी ने। ये पुस्तक लिखी भाई जॉन मार्शल ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जो पुस्तक है जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई थी। सही हो जाएगा आपका, जॉन मार्शल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द मिथिकस मैसेकल एंड मोहनजोदड़ो, द मिथिकल्स मैसेकट एंड मैसेकट एट मोहनजोदड़ो किसने लिखी? देखो ये बॉक्स में दे रखा है, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैंने अभी देखा भी नहीं इस वीडियो को, मैंने खोल के शायद देखा भी नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे को नाम भाई स्किप हो रखा है मेरे माइंड से। ठीक है, जो बैगनी रंग के बॉक्स दे रखे हैं ना, उसमें आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट में बताओगे। थोड़ा सा मेहनत करो आप लोग। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे करा कराया मिल जाएगा, आप लोग अपना खुद मेहनत नहीं करोगे। बुक में जाना, जितने भी बैंगनी रंग का बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में आप पढ़ो और उसके बाद मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द मिथिकल मैसेकट एट मोहनजोदड़ो किसने लिखी है, किसकी रचना है? भाई ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरे को कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा तुम लोगों से। तुम लोग कंफर्म करके बताओगे इसका आंसर। ठीक है, कहीं तुम लोग सोचो कि भैया बस बोल रहे हैं, इनको पता है लेकिन बता नहीं रहे, मेरे को नहीं मालूम भाई इसका आंसर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? आंसर देखो यहाँ पे, दयाराम साहनी, आर एम व्हीलर, कनिंघम, राखालदास बनर्जी। क्या लगाओगे भाई, क्या लगाओगे? सीधा लगा दो आंख बंद करके, दयाराम साहनी जी ने की। कब की भाई? 1921 में, पहले बता दिया मैंने आप सभी को, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन आ गया, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी भाई? स्टार्टिंग में ही बता दिया था किसने की, राखालदास बनर्जी ने की, है ना। पूछा भी था, कमेंट में पूछा था आप लोगों से मैंने। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज कब हुई? खोज की बस बात ये है तो 1921 बताओगे, है ना। सिर्फ खोज पूछा है तो खोज कब बताओगे? 1921। घोषणा कब हुई खोज की? तो 1924 से। यहाँ पे 1921 ही आंसर सही होगा आपका। आगे आ जाते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? अच्छा, इससे पहले वाला कौन सा क्वेश्चन था भाई? हड़प्पा। अच्छा, हड़प्पा की खोज, हाँ। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रखा भाई। देखो इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, मैं बता देता हूं। मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 में। ठीक है जी, ठीक है जी। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबा अभिलेख लगभग कितने चिन्हों का था? जो हड़प्पा सभ्यता से जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है, कितने चिन्ह थे? 26 चिन्ह। बता दिया था पहले ही मैंने, है ना। आसान था बहुत। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? क्या है यार, बता दिया मैंने, 1924 में। ये भी बता दिया मैंने आपको, बहुत आसान था, है ना, बहुत आसान था। आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। ओमान का तांबा और हड़प्पा के तांबे में किसके अंश मिले हैं? जो ओमानी तांबा था, जो ओमानी तांबा था और जो हड़प्पा तांबा था, दोनों में ही कौन से रासायनिक तत्व मिले, कौन से अंश मिले? तो निकल के अंश मिले हैं दोनों में, निकल के अंश। ठीक है, ये जो इस बात को दर्शाता है कि भाई हम हड़प्पा वासी तांबा कहां से मंगाते थे? ओमान से मंगाते थे। ठीक है, तो ये आपके भाई एमसीक्यू क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो कि मैंने खत्म करवा दिए हैं। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, अब तो बस ये शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या, हम बहुत कुछ आपके लिए करने वाले हैं, बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। ये एमसीक्यू सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज खत्म होगा, फिर मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको करवा देंगे। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे, अपना प्यार मोहब्बत सपोर्ट ऐसे दिखाते रहे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।